हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पल्लव मित्तल आज पुनः आपको लोकतांत्रिक समाजवाद की भारतीय अवधारणा के बारे में तथा उसकी आलोचना के विषय में बात करूंगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक समाजवाद की उत्पत्ति मुख्य रूप से 1848 में मार्क्स के द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना के बाद शुरू हुई, क्योंकि उसी के बाद से साम्यवादी विचारधारा तेजी से लोकप्रिय हुई। औद्योगिक क्रांति ने शहरी मजदूरी वर्ग को जन्म दिया और इसके कारण इंग्लैंड में भी प्रभाव स्वरूप समाजवादी विचारधारा का उदय होने लगा। परंतु यहाँ की विचारधारा जनसहमति और प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित थी और इसीलिए उन्होंने पूरी तरीके से दक्षिणपंथी सर्वाधिकारवादी मार्क्सवाद को स्वीकार नहीं किया, बल्कि विकसित राष्ट्रों में जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन में अपेक्षाकृत शिक्षित संपन्न औद्योगिक व्यवस्था का पुनर्निर्माण जरूरी हो गया, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक बड़ा मध्यम वर्ग मौजूद था जो अपने अधिकारों की मांग कर रहा था। अतः मार्क्सवाद को यहाँ प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ जोड़कर प्रजातांत्रिक समाजवाद के नए रूप में अपनाया गया। लोकतांत्रिक समाजवाद इसलिए दो विचारधाराओं का समन्वय बन गई, जो जनता की सहमति के द्वारा समाजवाद की स्थापना की बात करती है। राजनीतिक क्षेत्र में इसकी आस्था मानवीय स्वतंत्रता पर आधारित थी तथा राज्य के कार्य क्षेत्र के प्रसंग पर यह लोक कल्याणकारी राज्य को अपनाना चाहती थी। इसीलिए भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो नेहरू ने कहा कि राजनीतिक व आर्थिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण और जनसहमति के द्वारा स्थापित न्यायपूर्ण व्यवस्था ही लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसी विषय पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी लोकतांत्रिक समाजवाद के लक्ष्य आदि को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक समाजवाद में जो आर्थिक लक्ष्य हैं उसमें उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व होना चाहिए। बड़े पैमाने पर उत्पादन तो हो, परंतु यह योजनाबद्ध तरीके से हो जिससे कि आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाए तथा पूंजीवाद के सामान्य लक्ष्य अर्थात स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकार को भी इसके द्वारा प्राप्त किया जाए और इन सभी चीज़ों में परस्पर आपस में सामंजस्य स्थापित किया जाए। संक्षेप में अगर देखा जाए तो डॉक्टर लोहिया और नेहरू के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद में लोकतंत्र के मार्ग के द्वारा आर्थिक व सामाजिक न्याय की स्थापना सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस विषय पर आर.एच. टोनी ने भी अपने विचारों को स्पष्ट किया और उनका कहना है कि पूंजीवाद में क्रियाहीन संपत्ति या पूंजी की उत्पत्ति होती है और यही क्रियाहीन संपत्ति समाज में असमानता को बढ़ाती है। इसी के कारण बौद्धिक व नैतिक गिरावट की स्थिति उत्पन्न होती है तथा औद्योगिक अकुशलता जन्म लेती है। अगर ये सारी चीज़ें समाप्त करनी है तो क्रियाहीन संपत्ति के उत्पादन को रोकना जरूरी है।
क्रियाहीन संपत्ति को परिभाषित करते हुए टोनी ने कहा कि ये वो संपत्ति है जो समाज को कुछ भी सेवा दिए बगैर मनुष्य के द्वारा प्राप्त की जाती है। क्लीमेंट एटली और लास्की ने भी इस संदर्भ में अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक समाजवाद में स्वतंत्रता और समानता समान रूप से मौजूद होनी चाहिए, और चूंकि ये लोग मार्क्स के कठोर दलीय अनुशासन को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने क्रांति के द्वारा परिवर्तन लाने की बजाय सहमति से परिवर्तन के मार्ग को अपनाया। और उन्होंने कहा कि समाजवाद की सामाजिक न्याय की भावना में आर्थिक सुरक्षा वह व्यक्तिगत और सामूहिक सुरक्षा दोनों को निहित किया जाना चाहिए, और तभी हम लोकतांत्रिक समाजवाद के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भारत में इन विचारों को नेहरू और लोहिया के अलावा आचार्य नरेंद्र देव, एम.एन. रॉय और जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों ने भी आगे बढ़ाने का काम किया है, परंतु सभी लोग लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा से पूरी तरह सहमति नहीं रखते हैं। विशेषकर E.M. बर्न्स इस पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद स्वयं में एक विरोधाभासी विचारधारा है। इसके लक्ष्यों को अलग अलग तो प्राप्त किया जा सकता है, परंतु मिश्रित रूप से इनको प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र स्वयं स्वतंत्र संस्थाओं की कल्पना करता है, जबकि समाजवाद निरंकुश साधनों की मांग करता है। इसी बात का समर्थन करते हुए F.M. डर्बिन ने भी कहा है कि प्रजातंत्र में प्रजातंत्र के शत्रुओं को अधिकार नहीं है, पर यहाँ आलोचक स्वयं ये भूल गए कि प्रजातंत्र में विरोधियों के प्रति भी हमें सहनशील होना चाहिए। इसलिए इन दोनों का ही मानना है कि लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा ना तो पूरी तरह से प्रजातंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है और ना ही समाजवाद के। यह व्यवहारवाद और उपयोगितावाद का एक मिक्सचर बन गई है, और सिद्धांतों के अभाव में ये विचारधारा शक्तिहीन होकर अपनी ही शक्ति खो बैठी है। साथ ही इन लोगों का मानना है कि लोक कल्याण के आधार पर राज्य के हाथों में सत्ता को सौंपकर उसका अत्यधिक केंद्रीकरण हो जाता है, जिसका परिणाम यह है कि जिस स्वतंत्रता को हम बचाना चाहते हैं उसी स्वतंत्रता के लिए हम राज्य पर निर्भर हो जाते हैं, और पुनः राज्य का एक अधिकार इन स्थितियों में स्थापित हो जाता है। इन लोगों का ये भी कहना है कि लोकतांत्रिक समाजवाद के कारण नौकरशाही का विस्तार होता है, उनके अधिकारों में वृद्धि होती है, कर्मचारियों का चूंकि किसी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता, इसलिए उनका आचरण जो है वो नियंत्रण विहीन हो जाता है। इसके अलावा इन लोगों का विचार है कि लोकतांत्रिक समाजवाद में ना तो मौलिकता और ना ही दक्षता के लिए किसी भी प्रकार के प्रेरणा का तत्व मौजूद है। इससे उत्पादन में कमी आएगी, वस्तुओं के गुणवत्ता पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि कर्मचारियों की अकुशलता, उदासीनता और अनभिज्ञता समाज के लिए हानिकारक बन जाएगी। साथ ही लोकतांत्रिक समाजवाद में स्थिर वेतन वालों को मुश्किल होगी, क्योंकि इसके कारण इन्फ्लेशन के तत्वों को बढ़ावा मिलेगा, जो मांग और आपूर्ति पर प्रभाव डालते हैं।